सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सामान्य अध्ययन का महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट लेकर आया हूं, जो कि प्रधान शिक्षक एग्जाम के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। दोस्तों, अगर आप प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ, आज का पहला प्रश्न है कि बिहार में शांति व्यवस्था स्थापित करने के बाद राजा मान सिंह ने ओडिशा पर कब आक्रमण किया था। जी हाँ, बिहार में शांति व्यवस्था स्थापित करने के बाद राजा मान सिंह ने ओडिशा पर कब आक्रमण किया था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1590 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1590 ईस्वी में राजा मान सिंह ओडिशा पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है सेकंड नंबर का। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, प्यारा से कमेंट भी कीजिए। तो दूसरा नंबर का प्रश्न है कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। जी हाँ दोस्तों, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मीर कासिम ने। जी हाँ, मीर कासिम। नेक्स्ट है तीसरा नंबर का प्रश्न है अशोक के शिलालेखों में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अशोक के शिलालेखों में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ब्राह्मणी लिपि का। जी हाँ, अशोक के अधिकांश शिलालेख में ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है 4 नंबर का प्रश्न, किस वंश के शासनकाल के दौरान महान चीन की दीवार का निर्माण किया गया था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चीन। जी हाँ, चीन शासक था, उसी के शासनकाल में चीन की दीवार का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता में कालीबंगन निम्नलिखित में से किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मिट्टी के बर्तन के लिए। जी हाँ, मिट्टी के बर्तन के लिए ही सिंधु घाटी सभ्यता की कालीबंगन प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है 6 नंबर का कि शिवाजी को किस वर्ष छत्रपति का ताज मिला था। जी हाँ, शिवाजी को छत्रपति शिवाजी भी कहा जाता है, तो छत्रपति का ताज उन्हें कब मिला था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1674 ईस्वी में। जी हाँ, 1674 ईस्वी में ही उनकी राज्याभिषेक हुई थी और तब से उन्हें छत्रपति का ताज मिला। नेक्स्ट है 7 नंबर का कि निम्नांकित में कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था। जी हाँ, बिहार का प्रथम नायब नाजिम कौन था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राजा राम नारायण। जी हाँ, राजा राम नारायण। नेक्स्ट है 8 नंबर का प्रश्न। जी हाँ, 8 नंबर का प्रश्न है कि बिहार के क्षेत्र में 1757-58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध किसने आरंभ किया था। तो दोस्तों, 1757-58 में उसके मध्य में मीर जाफर और अंग्रेज का विरोध किसने किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी ने। जी हाँ, राजा राम नारायण ने, पहलवान सिंह, कामगार खां एवं सुंदर सिंह ने। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 9 नंबर का, गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया गया था किसके द्वारा। जी हाँ, गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया गया था किसके द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शिवाजी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, गुरिल्ला युद्ध में शिवाजी माहिर थे और यह जो है अवधारणा लागू किया गया था शिवाजी के द्वारा। नेक्स्ट है 10 नंबर का कि वह मस्जिद कहाँ स्थित है जहाँ पैगंबर मोहम्मद साहब की दाढ़ी बाल को सुरक्षित रखा गया है। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब की दाढ़ी और बाल को सुरक्षित रखा गया है, तो कहाँ की मस्जिद में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी श्रीनगर। जी हाँ, श्रीनगर में एक मस्जिद है हजरत बल, और उस वहीं पे पैगंबर मोहम्मद साहब की दाढ़ी और बाल को सुरक्षित रखा गया है। नेक्स्ट है, और यह जो झील, यह डल झील के किनारे है। नेक्स्ट है 11 नंबर का
कि स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों बिहार में उग्र छात्र आंदोलन जो हुआ था वह हुआ था 1974 ईस्वी में, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। और इसके नेतृत्व किए थे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है 12 नंबर का कि टीपू सुल्तान की राजधानी निम्नलिखित स्थान पर थी। टीपू सुल्तान की राजधानी किस स्थान पर थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम। जी हाँ, श्रीरंगपट्टनम में ही टीपू सुल्तान की राजधानी थी। और दोस्तों टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता था। नेक्स्ट है 13 नंबर का प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह एवं दांडी पर सरकार की तात्कालिक प्रतिक्रिया क्या थी? जी हाँ दोस्तों, नमक सत्याग्रह जो आंदोलन हुआ था उस पर और दांडी यात्रा पर सरकार की तात्कालिक प्रतिक्रिया क्या थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। जी हाँ, उस समय जो यहाँ शासन कर रहा था तो उस समय शासन अंग्रेज़ों का था और इस बात का उन्होंने यानी कि अंग्रेज ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 14 नंबर का, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीमे धीमे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। यह किसके द्वारा किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अगस्त घोषणा 1917 के तहत। जी हाँ, अगस्त घोषणा जो 20 अगस्त को यह घोषणा किया था 1917 में, इसी के तहत। नेक्स्ट है 15 नंबर का, अंग्रेज भारत में व्यापारी के रूप में आए और उन्होंने जो कंपनी बनाई उसका नाम क्या था? जी हाँ, अंग्रेज जो सबसे पहले यहाँ आया तो व्यापारी के रूप में आया और फिर यहाँ उन्होंने कंपनी बनाया, उस कंपनी का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ईस्ट इंडिया कंपनी। जी हाँ, कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट है 16 नंबर का, ईस्ट इंडिया कंपनी के परमिटों को प्रयोग करने की कानूनी वैधता एक राजकीय आदेश पर निर्भर करती थी। वह आदेश किसने पारित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्रुखसियर ने। जी हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो परमिट होता था, जो परमिशन जो चाहिए था और उसका वैधता जो था उसका राजकीय आदेश पर निर्भर करता था, तो वह आदेश दिया था फर्रुखसियर ने। नेक्स्ट है 17 नंबर का कि बिहार की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? जी हाँ दोस्तों, बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 345 किलोमीटर। जी हाँ, उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वह है 345 किलोमीटर। जी हाँ, जबकि पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई ज़्यादा है, 483 किलोमीटर। जी हाँ, 483 किलोमीटर यह उत्तर से दक्षिण है, यह 483 किलोमीटर पूरब से पश्चिम है, जबकि उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर है। नेक्स्ट है 18 नंबर का, डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह इसका आंसर डी है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह जो लागू किया गया था यह भारत सरकार के द्वारा 2008 ईस्वी में लागू किया गया था और 2008 कहीं ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है 19 नंबर का प्रश्न कि निम्न में से किस शासक ने विदेशों में आधुनिक प्रकार के दूतावास स्थापित किए? जी हाँ, विदेश में आधुनिक प्रकार के दूतावास को स्थापित किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, टीपू सुल्तान। नेक्स्ट है 20 नंबर का कि सन 1690 में किस भारतीय नगर की खोज जॉब चार्नॉक ने की थी? जी हाँ, 1690 ईस्वी में किस भारतीय नगर की खोज जॉब चार्नॉक ने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोलकाता नगर की। जी हाँ, कोलकाता नगर। नेक्स्ट है 21 नंबर का, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है कब? जी हाँ, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 22 दिसंबर को। जी हाँ, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। नेक्स्ट है 22 नंबर का
कि जून के महीने में मॉनसून का फटना वर्षा लाता है? जी हाँ, कहाँ वर्षा लाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट में। जी हाँ, केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट में जून के महीने में मॉनसून के फटने से वर्षा होती है। नेक्स्ट है 23 नंबर का प्रश्न। 23 नंबर का प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है? जी हाँ, खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक जीव से दूसरे जीव में। जी हाँ, एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का अंतरण होता है, हस्तांतरण होता है। नेक्स्ट है 24 नंबर का, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? जी हाँ, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बायोम। जी हाँ, पृथ्वी का विशाल पारिस्थितिकी तंत्र को बायोम कहा जाता है। नेक्स्ट है 25 नंबर का, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया में। जी हाँ, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट है 26 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप तथा एशिया को अलग करती है? जी हाँ, यूरोप तथा एशिया को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यूराल पर्वत श्रृंखला। जी हाँ दोस्तों, यूराल पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट है 27 नंबर का, हिमालय में 3600 मीटर से ऊपर एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति है। जी हाँ, हिमालय में 3600 मीटर से ऊपर एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति है, वह कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्पाइन घास स्थल। जी हाँ, अल्पाइन घास स्थल है। नेक्स्ट है 28 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? जी हाँ, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए दो शहर कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रीनगर और कन्याकुमारी। जी हाँ, श्रीनगर और कन्याकुमारी। नेक्स्ट है 29 नंबर का, कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र लगाया गया था? जी हाँ, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहले जल विद्युत शक्ति संयंत्र लगाया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शिव समुद्रम में। जी हाँ, शिव समुद्रम में, जो कि कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है 30 नंबर का, कि भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है? जी हाँ, कौन से कच्चा पदार्थ से ऊर्जा उत्पादन होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोयला। जी हाँ, कोयला वैसे कच्चा पदार्थ है और वो भी प्रमुख कच्चा पदार्थ है जिससे ऊर्जा उत्पादन होता है। नेक्स्ट है 31 नंबर का, कि भारत निम्न में से किस देश में चाबहार बंदरगाह बना रहा है? जी हाँ, चाबहार बंदरगाह कौन सा देश में बना रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ईरान में। जी हाँ, ईरान में भारत के द्वारा चाबहार बंदरगाह बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है 32 नंबर का, कि निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? जी हाँ, भारत का सबसे व्यस्ततम, सबसे बिजी अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंबई। जी हाँ, मुंबई। नेक्स्ट है 33 नंबर का, कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके उष्मीय वैद्युत पैदा की जाती है? जी हाँ, उष्मीय वैद्युत पैदा की जाती है किसके प्रयोग से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम से। जी हाँ, कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम से ही विद्युत पैदा की जाती है, उष्मीय विद्युत। नेक्स्ट है 34 नंबर का, कोवाडा न्यूक्लियर पार्क परियोजना को किस राज्य में स्थापित करने का प्रस्ताव है? जी हाँ दोस्तों, कोवाडा न्यूक्लियर पार्क परियोजना को किस राज्य में स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? जी हाँ, कौन सा जो है सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, काजीरंगा।
जी हाँ, काजीरंगा जो है बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है। नेक्स्ट है 36 नंबर का कि एफडीआई का पूरा नाम क्या है। जी हाँ, एफडीआई का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। जी हाँ, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। नेक्स्ट है 37 नंबर का कि उपभोक्ता उस बिंदु पर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है जहां पर, जी हाँ, उपभोक्ता उस बिंदु पर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है जहां पर सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य होता है। जी हाँ, मूल्य के बराबर सीमांत उपयोगिता होना चाहिए, तभी उपभोक्ता जो है अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करता है। नेक्स्ट है 38 नंबर का, निम्न में से कौन सा समूह संघ कर से संबंधित है। जी हाँ, संघ कर से संबंधित कौन सा समूह है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और आयकर। जी हाँ, ये सभी संघ कर है, यानी कि केंद्र शासित, केंद्र सरकार के द्वारा लगाया गया कर है। नेक्स्ट है 39 नंबर का कि मुद्रास्फीति जनित मंदी, खाली स्थान है, परिस्थिति को संदर्भित करता है। यानी कि मुद्रास्फीति जनित मंदी कौन सी परिस्थिति को संदर्भित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि समृद्धि की दर मूल्य वृद्धि की दर से कम। नेक्स्ट है 40 नंबर का कि सरकारी बंध पत्र को बेचने की प्रक्रिया यानी बजट खाली स्थान के अंतर्गत आती है। सरकारी बंध पत्र को बेचने की प्रक्रिया बजट किसके अंतर्गत आती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूंजी प्राप्तियां के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है 41 नंबर का, भारत में किस प्रकार का आपातकाल अभी तक लागू नहीं किया गया है। जी हाँ, भारत में किस प्रकार का आपातकाल अभी तक लागू नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर है, जी हाँ, इसका सही आंसर है वित्तीय आपातकाल। जी हाँ, वित्तीय आपातकाल अभी तक लागू नहीं किया गया है। नेक्स्ट है 42 नंबर का कि आपातकाल की किन परिस्थितियों में ऐसे कानून या कार्यकारी आदेश पारित किए जा सकते हैं जो अनुच्छेद 19 के विरुद्ध हो। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण। जी हाँ, आपातकाल के दौरान अगर युद्ध या बाह्य आक्रमण का कारण अगर किसी प्रकार से अगर युद्ध होता है तो उन परिस्थितियों में अनुच्छेद 19 के विरुद्ध जो है फैसला लिए जा सकते हैं, आदेश पारित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है 43 नंबर का, राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता का निर्धारण संविधान के अनुच्छेद 173 के तहत दिया गया है। यह किसके अंतर्गत आता है? तो दोस्तों यह जो अंतर्गत आता है वह है राज्य सरकार के अंतर्गत। जी हाँ, राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता का निर्धारण किया गया है संविधान के अनुच्छेद 173 के तहत। तो यह किसके अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर है राज्य सरकार के अंतर्गत। नेक्स्ट है 44 नंबर का कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अनुमोदन में अधीन है। जी हाँ, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अनुमोदन में अधीन है, तो किसके अधीन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य विधानमंडल के अधीन है। नेक्स्ट है 45 नंबर का कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में भाग लेता है, तो कौन भाग लेता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा। जी हाँ, लोकसभा भाग लेते हैं। नेक्स्ट है 46 नंबर का कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। जी हाँ, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति। जी हाँ, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति को प्राक्कलन समिति कहा जाता है। नेक्स्ट है 47 नंबर का, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लोक लेखा समिति। जी हाँ दोस्तों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट तैयार होती है तो उसकी जो समीक्षा करने वाली संसदीय समिति होती है वह होती है लोक लेखा समिति।
नेक्स्ट है 48 नंबर का, नागरिकों के मूल अधिकारों पर इनमें से कौन प्रतिबंध लगा सकता है? जी हाँ, नागरिकों के मूल अधिकारों पर इनमें से कौन प्रतिबंध लगा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद प्रतिबंध लगा सकता है। नेक्स्ट है 49 नंबर का, कि गुजरात के पास लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? जी हाँ, गुजरात में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 26 सीटें हैं। नेक्स्ट है 50 नंबर का, कि भारतीय संसद में निम्न में से कौन बजट प्रस्तुत करता है? जी हाँ, भारतीय संसद में बजट जो पेश करते हैं वो कौन प्रस्तुत करते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वित्त मंत्री। जी हाँ, बजट पेश करते हैं वित्त मंत्री। नेक्स्ट है 51 नंबर का, जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण। नेक्स्ट है 52 नंबर का, कि शीतलन की दर निर्भर करती है। जी हाँ दोस्तों, शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी पर। जी हाँ, शीतलन की दर उपर्युक्त सभी पर निर्भर करती है, जैसे बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान में अंतर पर, विकिरणकारी सतह की प्रकृति पर, और विकिरणकारी सतह का क्षेत्र पर भी निर्भर करता है। इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है 53 नंबर का, कि शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है, क्यों? जी हाँ, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है। इसका कारण है कि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। जी हाँ दोस्तों, शीतकाल में यानी कि ठंड के समय में पृथ्वी के भीतर का तापमान ज़्यादा होता है और वायुमंडल के तापमान कम होता है। इस कारण से जो हैंडपंप से पानी निकलता है वह गर्म होता है। नेक्स्ट है 54 नंबर का, किसी परख नली में अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम क्लोराइड गर्म करना निम्न में से किसका उदाहरण है? जी हाँ, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड को गर्म करना किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खुली प्रणाली का। जी हाँ, खुली प्रणाली। नेक्स्ट है 55 नंबर का, कि निम्न में से किसे ठोस सॉल का उदाहरण कहेंगे? जी हाँ, ठोस सॉल किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रंगीन रत्नों को। जी हाँ, रंगीन रत्नों को ही ठोस सॉल कहा जाता है। नेक्स्ट है 56 नंबर का, अमेरिका द्वारा जापान के ऊपर जो 2 परमाणु बम गिराए गए थे उनके नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने जापान पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बम गिराया था, तो उस बम का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लिटिल बॉय और फैट मैन। जी हाँ, लिटिल बॉय और फैट मैन। एक गिराया था 6 अगस्त, जी हाँ 6 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया था नागासाकी पे। जी हाँ, नागासाकी पे गिराया गया था। और जो दूसरा बम गिराया गया था नागासाकी 9 अगस्त को गिराया गया था, 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था नागासाकी पर। और दोस्तों 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था हिरोशिमा पर। जी हाँ, हिरोशिमा पर गिराया गया था 6 अगस्त को, और नागासाकी को पर गिराया गया था 9 अगस्त को। जी हाँ, 9 नागासाकी और 6 हिरोशिमा। तो जो बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय और दूसरे का नाम था फैट मैन। यह दूसरे विश्व युद्ध के दौरान गिराया गया था। नेक्स्ट है 57 नंबर का, किसी व्यक्ति की आँखों का भूरा, नीला तथा काला रंग किस विशेष रंजक की उपस्थिति पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आइरिस पर। जी हाँ, जो उसका भूरा, नीला तथा काला रंग होता है आँख का, तो वह आइरिस पर आधारित होता है। नेक्स्ट है 58 नंबर का, कि रक्त के थक्के के निर्माण में किस एंजाइम का युक्तिकरण अथवा जुड़ाव होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पेप्सिन। जी हाँ, पेप्सिन के कारण ही रक्त के थक्के का निर्माण होता है। नेक्स्ट है 59 नंबर का, कि हीमोग्लोबिन में सम्मिलित धातु कौन सी होती है?
जी हाँ दोस्तों, ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त जो है उसका रंग लाल होता है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न आता है कभी कभी कि रक्त लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। और दोस्तों, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आयरन पाया जाता है। जी हाँ, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट है 60 नंबर का कि शब्द RH फैक्टर संबंधित है। जी हाँ, RH फैक्टर किससे संदर्भित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रीसस फैक्टर। जी हाँ, रीसस फैक्टर को कहा जाता है RH फैक्टर। नेक्स्ट है 61 नंबर का कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा कौन थे। जी हाँ, व्यक्तिगत जो सत्याग्रह हुआ था तो उसमें प्रथम सत्याग्रही चुने गए थे विनोबा भावे, जबकि दूसरा सत्याग्रही कौन थे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है 62 नंबर का, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किस लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बंगाल के विभाजन के लिए। जी हाँ दोस्तों, बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था और यह लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। तो यह 1905 जो प्रसिद्ध है वो बंगाल विभाजन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है 63 नंबर का, करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलन में से किससे संबंधित है। जी हाँ, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन में। जी हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है करो या मरो। नेक्स्ट है 64 नंबर का, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ। जी हाँ, दांडी यात्रा के साथ क्या प्रारंभ हुआ, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। जी हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से हुई जो कि 1930 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है 65 नंबर का प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था। जी हाँ, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट एक नियम आया था, तो उसने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है कि इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। जी हाँ दोस्तों, रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो कि अंग्रेज ने लागू किया था। एक ऐसा एक्ट था जिसके तहत बिना किसी मुकदमा के जिस व्यक्ति पे सिर्फ शक होता था कि यह अंग्रेज के जो है विरोधी है और यह अंग्रेज के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, तो बिना कोई सबूत के ही उस पर मुकदमा चला करके, बिना मुकदमा चलाए ही उसको जेल भेज दिया जाता था।